क्या बच्चों आपको भी बिजनेस का एनवायरनमेंट समझने में हो रही है दिक्कत? तो अपनी इस दिक्कत का सॉल्यूशन लेके जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज में अभी तक हमने 2 चैप्टर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों ही चैप्टर्स को हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करी है बच्चों। और अगर आपने अभी तक ये दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा। वहां पे हमने दोनों ही चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी लेक्चर्स वहां पे सीक्वेंस वाइज में है, और लास्ट लेक्चर के फिर आपको उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी देखने को मिलेंगे, तो आप वो भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को रिवाइज कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 12th बोर्ड्स बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1। क्या होने वाला है? बहुत ही जबरदस्त चैप्टर ये होने वाला है बच्चों। फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लो बेटा और नोट्स बनाते हुए चलो साथ में। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर बन रहे हैं बेटा, बस आपको साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है और पढ़ते हुए चलना है। और कोई भी डाउट हो बेटा तो व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हैं, नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पे आप मेल भी करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। चाहे वो क्लास 11 का सवाल हो, चाहे क्लास 12 का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे इको का हो, कोई मैटर नहीं करता है बेटा। बिंदास सवाल पूछिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त आगे बढ़ाते जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के लेक्चर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आखिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक समझेंगे इस बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या है, या इसके फीचर्स क्या है, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम सेकंड टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड टॉपिक आएगा बेटा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि इस बिजनेस एनवायरनमेंट की आखिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिर हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक नंबर 4 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल, सोशल, लीगल डायमेंशंस के बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहेगा द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 24 जुलाई 1991 को एक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी गई थी बेटा, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने मिलकर एक मॉडल तैयार किया था जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहां पे एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नहीं समझ में आया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अभी भी नहीं समझ में आया तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल चैप्टर है बेटा, 2 लेक्चर लगेंगे इसका। एक लेक्चर नंबर 1 आज जो हम पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी। तो फटाफट से हम बिना किसी देरी के बेटा चालू करते हैं आज का चैप्टर और लेक्चर। और बेटा फटाफट से रजिस्टर निकाल लो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि लिखने की आदत डालोगे तभी जाके बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस स्टडीज बेटा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें लिखना पड़ता है, क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। तो फटाफट से नोटबुक निकालो और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलो और नोट्स बनाते हुए चलो। और पीडीएफ आपको इसकी व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और कोई भी डाउट हो बच्चा तो बिंदास पूछना है आपको हमसे, कोई डाउट वाली बात उसमें नहीं है। चलिए फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, समझते हैं बेटा। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। हर वो फोर्स, हर वो इंडिविजुअल या हर वो एक कॉम्पिटिटर या हर वो एक एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर है, जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब आपको पता होगा बच्चा
कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में 10 कंपनियां बेच रही है। आप सोप का एग्जांपल ले लो तो सोप 10 तरीके के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लक्स मिल जाएगा, डव मिल जाएगा, हमाम मिल जाएगा, लाइफबॉय मिल जाएगा। डीओ देख लीजिए बेटा कितने सारे तरीके के मार्केट में चल रहे हैं। टूथपेस्ट देख लीजिए बेटा कितने सारे तरीके के मार्केट में चल रहे हैं। तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस ओनर के या बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट डालते हैं पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। वो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस बेटा जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ टैक्टिक्स या कुछ टेक्निक्स अपना के हम उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कर सकते हैं। और ये जो फोर्सेस है बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं बेटा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लिया बेटा, 100% है बेटा कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ हमें पता है बेटा कि एनवायरनमेंट डायनेमिक है। एनवायरनमेंट का मतलब ये वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है जो ज्योग्राफी में आता है, ये बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट है। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है बेटा वो डायनेमिक होता है, ठीक है। उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है और एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर पाना भी मुश्किल होता है। हाँ मैनेजर्स के जरिए अनुमान तो लगाए जाते हैं कि कैसा बिजनेस हो सकता है या कैसा कैसा एनवायरनमेंट में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते बेटा कि ये सही बैठेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है बेटा, डायनेमिक है। कभी कभार छोटे छोटे से माइनर चेंजेस भी एक कंपनी या एंटरप्राइजेस के ऊपर मेजर इंपैक्ट डालते हैं, और कभी कभी मेजर चेंजेस भी बेटा कंपनी के ऊपर माइनर सा ही इंपैक्ट डालते हैं। तो वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्लियर है क्या बच्चों? यहां से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बेटा, और नोट करते हुए चलो तभी ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। चलिए आगे हम टॉपिक देखते हैं बेटा, क्या है हमारा आगे हमारा टॉपिक है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या इसका नेचर क्या होता है। समझते हैं। देखिए बेटा, पहला क्या है इसका बेटा फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जितने भी बाहरी प्रभाव होते हैं। और वही हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड एज सच इज एग्रीगेट इन नेचर। क्या बात हो रही है बेटा, कि हर वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो कंपनी की ग्रोथ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में इंपैक्ट डालते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डालते हैं, और ये बिजनेस एंटरप्राइजेस से कंट्रोल से बाहर होती है। हाँ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन चीजों को समझा जा सकता है और लॉस होने से बचा जा सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। पहला नेचर क्या है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। चलिए अब सर ये फोर्सेस कौन से हो रहे हैं, आप बार बार एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्सेस क्या होते हैं? ये दो तरीके के फोर्स होते हैं बेटा, एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस और एक होते हैं जनरल फोर्सेस, जो हमारा सेकंड पॉइंट बता रहा है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स। कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। सप्लायर्स के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है बेटा, कि किस रेट में माल बिक रहा है या किस रेट में माल नहीं बिक रहा है। इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्हें हमें फंडिंग दी है, कस्टमर्स जो हमारा माल खरीदेंगे या हमारी सर्विसेज खरीदेंगे, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा। ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं बेटा, जो एक इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं डेली बेसिस की वर्किंग पे। इन्वेस्टर्स डेली बेसिस पे काम आते हैं, कस्टमर्स डेली बेसिस पे काम आते हैं, कॉम्पिटिटर्स पे भी डेली बेसिस पे नजर रखनी पड़ती है, और सप्लायर्स पे भी डेली बेसिस में हमें क्या लेना पड़ता है बेटा, है ना, डाटा लेना पड़ता है। तो क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस को उसकी डे टू डे वर्किंग में डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। डायरेक्टली इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बेटा, कस्टमर्स डायरेक्ट करेंगे, सप्लायर्स करेंगे, कॉम्पिटिटर्स करेंगे, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की ग्रोथ को। ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं बेटा, क्योंकि ये ऐसे स्पेसिफिक फोर्सेस है बेटा जो डेली बेसिस पे टकराएंगे बिजनेस से, इनसे आप बच नहीं सकते, डेली बेसिस पे टकराएंगे ये आपसे। और दूसरे कौन से फोर्सेस होते हैं बेटा, दूसरे फोर्सेस होते हैं आपके जनरल फोर्सेस। अब ये सामान्य फोर्सेस होते हैं, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो डालेंगे, लेकिन ये डालेंगे बच्चों कैसे, इनडायरेक्टली डालेंगे, ये डायरेक्टली फोर्स नहीं डालेंगे। समझ पा रहे बेटा, स्पेसिफिक फोर्सेस तो क्या होते हैं बेटा, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं।
समझ पा रहे हैं बेटा? डायरेक्टली इनसे आप बच नहीं सकते, ये डेली बेसिस पे आएंगे। इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इनसे डेली बेसिस पे टकराना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बेटा जो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर या एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर इनडायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, इंपैक्ट डालते हैं। सर ये कौन से जनरल फोर्सेस होते हैं? जैसे पॉलिटिक्स चेंज होना, जब जब सरकारें बदलती है तब तब क्या होता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है। ठीक है, क्या क्या लीगल ऑर्डर आए हैं बेटा जुडिशरी की तरफ से, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे एडवांस हुई है बेटा, ये हमें देखना पड़ेगा। सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, लीगल एरियाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव आ रहा है, ये सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं बेटा ये जनरल फोर्सेस के अंदर आते हैं और इनडायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या करते हैं बेटा, इंपैक्ट डालते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों फोर्सेस समझ में आए होंगे बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं कौन कौन से बेटा, स्पेसिफिक और अपने जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को, और जनरल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस डेली बेसिस पे टकराएंगे बेटा बिजनेस एंटरप्राइजेस से, और जनरल फोर्सेस कभी कभी बिजनेस एंटरप्राइजेस से टकराएंगे, लेकिन हाँ ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लगातार बिजनेस एंटरप्राइजेस को इंपैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या बेटा दोनों पॉइंट? फटाफट से नोट्स बनाते हुए चलना है और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। नंबर 3 हमें फीचर क्या बताता है, इंटर रिलेटेडनेस। क्या होती है सर ये इंटर रिलेटेडनेस? देखते हैं बेटा। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। सर ये जुड़े हुए होते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, यानी कि अगर एक आदमी की औसतन जीने की सीमा बढ़ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझिए कि एक एवरेज आदमी कितना जिएगा। जैसे इंडिया की अगर अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें तो वो 67 से 68 के आसपास चल रही है। श्रीलंका की देखें, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश ही है बेटा, है ना, आइलैंड कंट्री है। तो श्रीलंका की अपन बात करें, ठीक है, श्रीलंका की अगर हम बात करें बेटा तो श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 76 के आसपास है, यानी कि इंडिया से ज्यादा है। हालांकि इसमें और भी फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं बेटा, क्योंकि श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है। श्रीलंका तो अपना हरियाणा जितना ही है और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है, तो उसका डिफरेंस पड़ता है। लेकिन जब जब एक इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। देखिए, एक आदमी फिट जितना रहेगा, एक आदमी जितना हेल्दी रहेगा, उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ेगी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का बढ़ने का मतलब क्या है? लोगों के दिमाग में हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, और हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ेगी तो हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी बेटा। फॉर एग्जांपल, पहले आदमी कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में शुगर बहुत ज्यादा आती थी, तो अब डाइट कोक पीता है बेटा वो, ठीक है, शुगर फ्री चाय पीता है अब वो, फैट फ्री कुकिंग ऑयल पीता है, खाता है बेटा वो, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। यानी कि जब जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, और हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी तो हेल्थी प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, उनकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जब जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ेगी तो हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। जैसे डाइट कोक हो गया, शुगर फ्री चीजें हो गई बेटा ना, ग्रीन टी वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल हो गए बेटा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फैट वगैरह बढ़ाते हैं, वसा वगैरह बढ़ाते हैं। तो अब ये चीजों की डिमांड नहीं हो गई है, अब हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो चुकी है बेटा, बढ़ चुकी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। समझ में आया बेटा थर्ड नंबर का पॉइंट? आपको कोई दिक्कत है बेटा इसमें? चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट सिंपल सवाल है, डायनेमिक नेचर। अरे सबको पता है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट बदलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी लगातार क्या होता जाता है बेटा, बदलता जाता है। एग्जाम्पल देखो, टीवी का, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी बेटा, फिर कलर टीवी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, फिर कर्व्ड टीवी आ गई, अब पूरा का पूरा पैनल आ गया। तो ये क्या होता जा रहा है बेटा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, लगातार कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदलती जा रही है। पहले एक कस्टमर ब्लैक एंड व्हाइट में खुश रहता था, अब उसे बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी की चीजें चाहिए, नए नए मार्केट में कंपटीशन आ रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार क्या है बेटा, डायनेमिक नेचर का है, यानी कि लगातार बदलता रहता है। अगर बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो आपको एनवायरनमेंट के बदलते रंग के साथ अपने आप की प्लानिंग को, पॉलिसीज को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज इन डायनेमिक इन नेचर, इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है, ये रिजिड नहीं होता है, लगातार बदलता रहता है बेटा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आते ही जा रहे हैं, लगातार कंज्यूमर का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल कंज्यूमर क्या हो रहा है बेटा, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहले एक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है कस्टमर, फिर दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो लगातार क्या होता जा रहा है बेटा, पहले आज से देखो बेटा, बहुत पहले सिर्फ एक ही कैमरा आता था छोटा सा, वो भी उसमें भी है ना बहुत ही घटिया क्वालिटी हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए कैमरे की क्वालिटी कैसी बढ़ती जा रही है, कभी एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, फिर सेल्फी कैमरा आ गया, फिर डीएसएलआर आ गया, तो बहुत सारी चीजें चलती जा रही है बेटा।
तो कस्टमर के प्रेफरेंसेस में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल लगातार इंप्रूवमेंट होती जा रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस नेचर का होता है बेटा? डायनेमिक नेचर का होता है, ये लगातार बदल रहा है बेटा। और अगर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को सक्सेसफुल रहना है मार्केट के अंदर, तो उसे इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज में भी क्या करने पड़ेंगे बेटा? बदलाव करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए फिफ्थ टॉपिक हम देखते हैं। फिफ्थ टॉपिक हमें क्या बताता है? अनसर्टेनिटी। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट सर्टेन इन नेचर। सर्टेन हो ही नहीं सकता बिजनेस एनवायरनमेंट, भाई पॉसिबल ही नहीं है, अनसर्टेन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। भविष्य को प्रिडिक्ट कर पाना एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, नॉट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार क्या होता है बेटा? बदलाव आ रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी लगी रहती है बेटा। हाँ देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं बेटा, बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस स्टडीज का फीचर ही यही है, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आप जो सोचिए किसी काम को कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके वो काम फेल हो जाए। कभी कभी माइनर से इंपैक्ट भी मेजर, माइनर से चेंजेस भी मेजर इंपैक्ट डालते हैं कंपनी के ऊपर, और कभी कभी मेजर चेंजेस भी माइनर से ही इंपैक्ट डालते हैं कंपनी के ऊपर। तो लगातार याद रखना बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसर्टेन नेचर का होता है, सर्टेनिटी उसमें नहीं रहती है, कोई भरोसा नहीं है एनवायरनमेंट का, कभी भी बदल सकता है। क्लियर बेटा? फिफ्थ नंबर का पॉइंट। अब सिक्स्थ नंबर का पॉइंट हम समझते हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है कॉम्प्लेक्सिटी? देखिए, since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or factor which arises from different sources। जैसा कि हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बेटा इंटररिलेटेड भी है, और उसमें काफी सारे क्या है बेटा? डायनेमिक कंडीशंस, बदलाव हो रहे हैं। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड दैट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट। तो प्लानिंग करते वक्त ये डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी एनवायरनमेंट में किस तरीके के हमें सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन इट्स टोटलिटी। यानी कि अगर आप टुकड़ों में काम करोगे, एनवायरनमेंट को अगर आप टुकड़ों में समझने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन उसको आप पूरा टोटल रूप में समझने की कोशिश करोगे तो आप क्या हो जाओगे बेटा? फेल हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नेचर है। इसको आप जिसे कहते हैं ना बेटा, टारगेट जो बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, टुकड़ों में बना के पढ़ोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई, आज सुबह से उठेंगे 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और रात की शाम की 6 बजे तक पढ़ते रहेंगे, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे बेटा। प्लानिंग करनी पड़ेगी, टारगेट बना के काम करना पड़ेगा, टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। तो वैसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर भी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? इसको आप पार्ट्स में समझने की कोशिश करोगे तो आसानी रहेगी, लेकिन अगर इसको आप टोटल रूप में समझने की कोशिश करोगे, एक ही बार में समझने की कोशिश करोगे, तो ये डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नेचर का। ये क्या होता है बेटा? बिल्कुल होता है। कौन बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया बेटा। और लास्ट इसका फीचर या नेचर क्या है बेटा? रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी क्या है सर? देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सर ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है? क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट कंट्री से कंट्री बदलता जाएगा, रीजन से रीजन बदलता जाएगा। आज मैं आपकी क्लास या कोटा राजस्थान से ले रहा हूं, तो यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, एमपी का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का, हरियाणा का, पंजाब का अलग अलग होगा। तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है बेटा? कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन क्या होता जाता है बेटा? बदलता जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो साड़ी की डिमांड है वो इंडिया में क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फ्रांस, क्योंकि फ्रांस दूसरा देश है यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर फ्रांस देश आता है बेटा। फ्रांस में क्रांति भी हुई थी 1789 में, ठीक है? कभी पढ़ना इसके बारे में, अच्छी क्रांति थी, यानी कि अच्छा रिवॉल्यूशन था। जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में, वैसे फ्रांस में भी एक 1789 में रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है? तो फ्रांस के अंदर साड़ी की डिमांड कम है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करते हैं, वहां साड़ी लोग कम पहनते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? रिलेटिविटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा, क्योंकि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा रहेगी और फ्रांस के कंपैरिजन में कम रहेगी। यानी कि फ्रांस में साड़ी की डिमांड कम है और इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। इंडिया में जो है साड़ी को एज अ ट्रेडिशन पहना जाता है, लेकिन फ्रांस में ये चीजें नहीं चलती है। तो समझ पा रहे हैं बेटा? सातों के सातों फीचर क्लियर हो गए बेटा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं बेटा। पहला फीचर हमने क्या देखा बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा, हमने दोनों फोर्सेस को समझने की कोशिश करी, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, यह हमने समझने की कोशिश करी बेटा। उसके बाद हमने देखा इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि चीजें जुड़ी हुई है बेटा। जब जब एक आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। डायनेमिक नेचर का होता है, लगातार बदलता रहता है, अनसर्टेनिटी लगी रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसको पार्ट्स में समझना इजी है, टोटल में समझना डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट फीचर हमने क्या देखा बेटा? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है बेटा? कि रीजन टू रीजन, और क्या बात कर रहे थे हम बेटा? कंट्री टू कंट्री लगातार बदलता रहता है, क्योंकि इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रांस विच इज सिचुएटेड इन कॉन्टिनेंट यूरोप। क्लियर है क्या बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हम हमारा थर्ड नंबर का टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देखिए बेटा, पहला, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को किसी ने सही प्रिडिक्ट कर लिया तो उसको अपॉर्चुनिटीज दिखेगी, और अपॉर्चुनिटी जिसको पहले दिखेगी वो पहला स्टेप लेगा, और जो पहला स्टेप लेगा वो ही विजेता कहलाएगा। देखिए कैसे, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है बेटा? एक पॉजिटिव एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो एक फर्म को मदद करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। एनवायरमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है बेटा हर एक इंडिविजुअल को, ताकि वो क्या कर सके बेटा, ताकि वो ये कर सके बेटा कि क्या कर सके बेटा, ग्रोथ ले सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए बेटा, यहां पे हम मारुति का एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखिए मारुति कंपनी ने क्या किया बेटा, मारुति कंपनी कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर वो मिडिल क्लास है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कुछ माइनॉरिटी के हाथ में बहुत ज्यादा है। तो मिडिल क्लास तक कैसे गाड़ी पहुंच पाए, कार मिडिल क्लास का परचेस कर पाएगा? तो मारुति ने क्या किया बेटा, स्मॉल कार्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। स्मॉल कार को मैन्युफैक्चर उसने करना इसलिए शुरू किया ताकि लार्ज पॉपुलेशन तक, या लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक वो क्या कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। तो मारुति ने ये अपॉर्चुनिटी को समझा, एनवायरमेंट की नीड को देखी कि यार मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास को अगर अपन महंगी गाड़ी बेचेंगे तो वो परचेस नहीं कर पाएंगे। तो स्मॉल कार मैन्युफैक्चर किसने कोशिश करी बनाने की बेटा, मारुति ने कोशिश करी, और स्मॉल कार उसने बनाने की शुरू करी। जैसे ऑल्टो हो गई, मारुति 800 हो गई, वैगनआर वगैरह हो गई। ये छोटी छोटी गाड़ियां थी जो हर एक मिडिल क्लास का आदमी अफोर्ड कर सकता था। और जाहिर सी बात है मारुति का आप सब नाम जानते ही है बेटा, मारुति है ना। देखिए बेटा मारुति कितने शानदार ब्रांड है बेटा कार के सेक्शन में। तो हर एक मिडिल क्लास तक उसने क्या किया बेटा, कार को पहुंचाया। क्यों बेटा? क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और एडवांटेज वो लेके गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? अच्छा व्हाट्सएप चैट है बेटा, व्हाट्सएप आप जानते हैं बेटा कि वो सोशल मीडिया जिस पर आप करते हैं बेटा, चैटिंग करते हैं। व्हाट्सएप पहला वो ऐसा ऐप आया होगा शायद जिस पर आप चैटिंग करते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐप आ गए जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं बेटा। तो जो पहले अपॉर्चुनिटी को पहचान लेगा वो क्या कर लेगा बेटा, बाजी करके लाएगा। वो वाली बात है बेटा। तो पहला क्या है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने पहले अपॉर्चुनिटीज को देख लिया उसके लिए एडवांटेज हो जाएगा। और इसको साथ के साथ ये भी समझो कि बिजनेस एनवायरनमेंट भविष्य में आने वाले खतरों की भी वार्निंग देते हैं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? थ्रेट्स, खतरे, वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट देखो, थ्रेट्स एंड चेंज दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। आने वाली ऐसी वार्निंग सिग्नल्स के भविष्य में नुकसान हो सकता है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को गिराएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एनवायरनमेंट जो है बेटा थ्रेट के बारे में या वार्निंग सिग्नल्स के बारे में भी जानकारी हमें देता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर। जो मैनेजर एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर है पूरी तरीके से, वो इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है समय से और वो उसको वार्निंग सिग्नल की तरह रहता है, और भविष्य में होने वाले जो नुकसान है उससे भी क्या हो जाता है बेटा, वो बच जाता है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। क्लियर है क्या बेटा? चीजें समझ में आई बेटा आपको? क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, पता लग जाता है अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अवेयर हैं तो एनवायरनमेंट को लेके साथ के साथ क्या मिलेगा बेटा, आपको वार्निंग के सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मारुति का वापस से एग्जांपल लेते हैं बेटा। मारुति कंपनी को पता चल गया था कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के तहत इंडिया में क्या करने वाली है बेटा, आने वाली है कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो मारुति ने क्या किया बेटा, मारुति ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल कंपटीशन इंडिया में आके कार को मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा तो उसके पास बल्क में क्या पड़ा रहा है, बफर पड़ा रहा है, ताकि सप्लाई की कमी ना आए। तो ये होता है दिमाग बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई मैनेजर अच्छी तरीके से स्टडी करता है बेटा तो उसको अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है, साथ के साथ भविष्य में होने वाले जो थ्रेट्स हैं या भविष्य में होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है एक इंडिविजुअल मैनेजर को। बस शर्त यह है कि मैनेजर को अवेयर रहना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। अब मारुति को पता था कि भाई ग्लोबलाइजेशन के तहत बाहर की कंपनियां आके आपके मैन्युफैक्चर करेगी कार को, तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन को इतना बढ़ा लिया कि जब वो आए तो उसकी सप्लाई क्या नहीं हो, कम नहीं हो, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आदमी मारुति से स्विच करके दूसरी गाड़ी पे चला जाएगा। तो उसने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा लिया, ये बार उसने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा लिया बेटा कि कंपनीज के साथ वो क्या कर पाए बेटा, बीट कर पाए और सप्लाई उसकी बिल्कुल भी कम ना रह पाए। समझ पा रहे बेटा? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करने से आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और साथ के साथ आपको वार्निंग सिग्नल्स भी एडवांस में ही मिल जाते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा क्या है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। देखिए एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग बिजनेस। देखिए एनवायरनमेंट से क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे रिसोर्सेस लेते हैं जिससे कि बिजनेस को रन करने के लिए हमारे काम आता है। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, कोई भी आप काम कर रहे हैं बेटा एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर, तो आपको कुछ इनपुट्स लगते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं बेटा, फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर, वाटर, लेबर, ये सब किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
ठीक है, समझ पा रहे हैं बेटा? दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशंस टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइजेस। तो क्या होता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आप रिसोर्सेज को भी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और उनकी टेपिंग क्या कर सकते हैं बेटा, आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बेटा? फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार डायनेमिक है बेटा, लगातार उसमें बदलाव हो रहे हैं और बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। देखिए मतलब दिन पर दिन नए नए मोबाइल फोन लॉन्च होते जा रहे हैं बेटा, नए नए कार के मॉडल्स आते जा रहे हैं बेटा, मतलब टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है, बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलाव होता जा रहा है। इट इज नॉट द फैक्ट टू चेंज इटसेल्फ दैट इज इंपॉर्टेंट, द पेस ऑफ चेंज। मतलब बदलाव इतना तेजी से हो रहा है कि क्या बताएं। मार्केट कंडीशंस क्या हो रही है बेटा, लगातार बदल रही है, ठीक है। डिवीजन सब डिवीजन मार्केट्स के बनते जा रहे हैं, नए नए कस्टमर्स डिमांडिंग करते जा रहे हैं नई नई चीजों की, टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है और कंपटीशन जो है मास लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो क्या है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से होता है क्या है बेटा, हर एक इंडिविजुअल जो है वो रैपिड चेंजेस को क्या कर लेता है बेटा, कॉप कर लेता है। यानी कि देखिए एक आदमी का या हम कह सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस का एटीट्यूड भी ऐसा हो जाता है कि वो तुरंत क्या कर सकता है बेटा, बदलाव कर सकता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, कस्टमर प्रेफरेंसेस लगातार बदल रही है, कस्टमर रोज नई नई चीजों की डिमांड कर रहा है, नए नए मार्केट्स खुलते जा रहे हैं, नए नए कॉम्पिटिटर्स आते जा रहे हैं। तो अब एक इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइजेस भी कैसा हो चुका है बेटा बच्चों, कि वो लगातार क्या कर लेता है, चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, डायनेमिक नेचर के साथ साथ वो अपना एटीट्यूड भी कैसा बना लेता है, डायनेमिक बना लेता है। और डायनेमिक एटीट्यूड का मैनेजर जो है जाहिर सी बात है एक कंपनी के लिए एक एसेट की तरह ही साबित होगा, ना कि लायबिलिटी की तरह। क्लियर है क्या बेटा, चीजें समझ में आई? फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं बेटा, उनको प्लानिंग और पॉलिसी बनाते वक्त भी बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन उनकी मदद हो जाती है। देखिए, सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगता है और हमें थ्रेट के बारे में पता लगता है कि हमारी कंपनी के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है। तो एक मैनेजर या एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का कोई भी ओनर जो है प्लानिंग करते वक्त या पॉलिसी को फॉर्मेशन करते वक्त, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त उन अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए काम करता है। समझ रहे हैं? अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या बता रहा हूं मैं, बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक इंडिविजुअल ओनर को अपॉर्चुनिटीज भी बताता है, साथ के साथ थ्रेट भी बताता है। तो जब एक इंडिविजुअल मैनेजर प्लानिंग करता होता है या पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहा होता है बेटा, तो इन अपॉर्चुनिटीज और इन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए ही भविष्य की प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करता है। तो क्या सर ये 100% गारंटी होती है कि वो सक्सेसफुल होगा? नहीं, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। लेकिन हाँ, आइडिया लग जाता है बेटा, कोशिश करी जा सकती है कि अपॉर्चुनिटीज को एडवांटेज में बदला जा सके और थ्रेट से पूरी तरीके से बचा जा सके। लेकिन देखिए बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक है, तो डायनेमिक है, क्या कर सकते हैं? जैसे नोकिया के फोन को देख लो बेटा, नोकिया के टाइम पे कितना चलता था, लेकिन अब देखो नोकिया का इतना सेलफोन नहीं आता। अब सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन्होंने पूरा मार्केट क्या कर लिया है बेटा, कवर कर लिया है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल स्टडी करता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित होगा, क्योंकि प्लानिंग करते वक्त और पॉलिसी का फॉर्मेशन करते वक्त आप उन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेटा तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो बेटा। वीडियोस पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना बच्चों, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए आगे आने वाली है बेटा, लोड लेने वाली बात नहीं है। 12th बोर्ड का टारगेट है, 1 शॉट सेशन आएंगे, ठीक है, क्विज कंपटीशन आएंगे बेटा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे कि 12th बोर्ड में कैसे कैसे सवाल बने हैं इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में, और आगे कैसे सवाल बन सकते हैं, सब पे डिस्कशन करेंगे बेटा। आपको लोड नहीं लेना है, बस साथ के साथ पढ़ते चलना है, जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, क्योंकि जब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है बेटा और हम और बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम या मेहनत कर पाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए टॉपिक पे आते हैं बेटा और लास्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा इस टॉपिक की, सॉरी बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से परफॉर्मेंस भी सुधरती है। कैसे? देखिए, the final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise, and many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment and the enterprises
that continuously monitor their environment and adopt suitable business practice are the one which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। क्या बात की है, जबरदस्त बात की है कि जो एक इंडिविजुअल ओनर या मैनेजर लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नजर रखता है, लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट की पॉलिसीज को मॉनिटर करता है, वो सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप नहीं करेगा बल्कि भविष्य में भी क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा। जाहिर सी बात है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को जो जितना अच्छी तरीके से स्टडी करेगा वो अपनी गलतियों से सीखता जाएगा, उसमें सुधार करता जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाता जाएगा। तो काफी सारी स्टडीज ऐसी बताती है बेटा कि एंटरप्राइज का फ्यूचर उसी पे टिका हुआ है। किस बात पे टिका हुआ है कि एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस लगातार मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट को बेटा, वो बेहतर प्लानिंग करता है, बेहतर पॉलिसीज बनाता है और वो सिर्फ अपनी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को नहीं सुधारता है बल्कि वो लंबे समय तक मार्केट में सक्सेसफुल की तरह या बाजीगर की तरह क्या करता है बेटा, प्ले करता है, गेम को प्ले करता है। समझ पा रहे बेटा? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस ओनर या बिजनेस एंटरप्राइजेस लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा, मॉनिटर कर रहे हैं, तो सिर्फ वो प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को नहीं सुधारेंगे बल्कि साथ साथ वो भविष्य में भी अपने आने वाली भविष्य में भी परफॉर्मेंस को बहुत तरीके से बढ़िया कर लेंगे। ये है बेटा, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अच्छा, थैंक यू आ गया। अच्छा, यही तक ये था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा बेटा। पहला हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और पहला एडवांटेज आप ले सकते हैं। साथ के साथ दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आपको थ्रेट के बारे में पता लगता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर हमने देखा कि रिसोर्सेज को यूजफुल टैपिंग करता है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा बेटा कि एटीट्यूड बदल देता है बेटा कंपनी का, वो कॉप करने लग जाते हैं बदलाव के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलता जा रहा है। फिर हमने देखा बेटा कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमें बिजनेस एनवायरनमेंट बता देता है, तो हम प्लानिंग और पॉलिसी को उस हिसाब से फॉर्म करते हैं। और साथ के साथ जो कंपनी या जो बिजनेस एंटरप्राइजेस लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रही होती है, तो ना ही सिर्फ उसकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस सुधरती है, वो भविष्य में भी लंबे समय तक अच्छा बिजनेस रन कर पाएगा। ये था बेटा हमारा छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर हमारा आ जाता है शानदार सा थैंक यू, क्योंकि आपने इतनी देर तक मेरे से पढ़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा। वीडियो को लाइक किया करो बेटा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, 12th बोर्ड्स वालों के साथ, और साथ के साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन पे क्लिक किया करो। जब जब बेटा लाइक बढ़ते हैं, शेयर बढ़ते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है बेटा आपके लिए और भी जबरदस्त तरीके से काम करने का। हालांकि हम फिर भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी डाउट आए बेटा आपको अकाउंट्स, इको या बिजनेस से रिलेटेड, स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे बिंदास कांटेक्ट कर लेना बेटा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए लेक्चर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। वन शॉट लेके आएंगे, क्विज कंपटीशन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके आएंगे, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, सब करेंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। बस आपको क्या करना है बच्चों, जुड़े रहना है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलने हैं, पढ़ते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है बेटा। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बस अपना भरोसा हमारे साथ रखें बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते चले, पढ़ते चले, ऐसे ही आगे लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझा, हमने उसके फीचर्स के बारे में समझा और हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझा। ठीक है बेटा, आगे के जो टॉपिक्स बच रहे हैं कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम पढ़ेंगे बेटा, एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो वाला टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए लेक्चर नंबर 2 हमें लगेगा, वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बस आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी ही मिलूंगा आपसे और भी शानदार और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।